नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन चैनल दीपक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो 2016 के पीजीटी के पेपर जो है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है और इसके पहले इसका एक वीडियो बनाया जा चुका है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे पता चल जाएगा कि किस लेवल का ये आपका जो पेपर है वो आ रहा है पीजीटी में। ठीक है मित्रों, इसमें आप लोग ये देखेंगे, पिछला पेपर जो लोग देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, उससे लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि इसका पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, यानी कि खासकर तो नेट लेवल का तो नहीं ही होता है। इसका लेवल अगर देखा जाए तो सिविल के लेवल्स के इर्द गिर्द रहता है। खासकर अगर अन्य टॉपिक को हटा दिया जाए तो पूरी तरह से इसी के लेवल का, सिविल के ही लेवल का रहता है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कोर ज्योग्राफी के हैं, वो आपके सिविल में नहीं है, ऑप्शनल में है, जीएस में नहीं है। तो उसको जो है अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी सिविल लेवल के हैं। इसलिए सिविल के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी सिविल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इन वीडियो को देखें और जो भी लेक्चर हम देंगे उस लेक्चर को भी वो लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो हम लोगों के सामने देखिएगा 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, 20वां ही क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। तो इसको चलिए रिवाइज के रूप में ही देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि यह कथन है किसका है, यह कथन किसका है, मुझे पदार्थ दो, मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो आप लोग बताइए इसमें क्या है। इसमें है आपका इमैनुअल कांट का विकल्प सही है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है। प्रमुख तत्व कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि केवल तत्व है, तत्व तो सभी हैं, लेकिन प्रमुख तत्व है, यानी कि सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। अल्मुनियम है या लोहा है या ऑक्सीजन है या सिलिकॉन है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो है ऑक्सीजन है। ठीक है मित्रों, इस तरह से आपका ये ऑक्सीजन वाला विकल्प लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या आप लोग पढ़ लिया करिएगा, व्याख्या हम बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं कि इसको बताएं, ये सब कुछ आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। स्लेट से बलुआ पत्थर बनता है, शीस्ट से सेल बनता है, संगमरमर से चूना पत्थर बनता है या क्वार्टजाइट से बलुआ पत्थर बनता है। तो इसमें से आपका जो है ये कौन सा सही है, आपका इसमें ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला सही का मतलब ये है कि ए वाला गलत मिलान है, विकल्प आपका ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोगों का है 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल, आपको मुश्किलें आएंगी। इसमें एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, पीट है, लिग्नाइट है। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा है। तो इसमें है सबसे अधिक कार्बन अगर देखा जाए तो एंथ्रासाइट में होता है, और एंथ्रासाइट में अगर सबसे अधिक कार्बन है तो यह जो होगा क्या होगा, खनन करने वाले के लिए भी नुकसानदायक होगा और खनन करने में भी समस्या आएगी। ठीक है, तो यह इसमें जो विकल्प है 23वें का ए है, ए वाला। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसकी व्याख्या को जो है आप पुश करके इसके बाद देख लिया करिएगा। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। पृथ्वी पर कि मंगल पर कि बुध पर कि शुक्र पर। तो इसमें जो है सबसे छोटा जो दिन होता है वो होता है आपके पृथ्वी पर। किस पर होता है दोस्तों, आपके पृथ्वी पर। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए पढ़ देते हैं। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है, परंतु सामान्यतः पृथ्वी का परिभ्रमण समय 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। पृथ्वी का परिक्रमण
समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड का होता है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग इतना होता है। ध्यातव्य, पृथ्वी के परिक्रमण से दिन और रात होते हैं तथा पृथ्वी के परिभ्रमण से मौसम बदलते हैं। ठीक है, अब आपको हम बता देते हैं इसमें परिभ्रमण और परिक्रमण में अक्सर जो है क्या होता है कि सस्पेंस होने लगता है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका ये है क्या, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जब इस तरह से घूमता है तो उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण। जैसे परिक्रमा आप लोग जानते होंगे किस तरह से किया जाता है, किसी को केंद्र मान करके उस चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, तो उसे परिक्रमण कर रहे हैं। और अगर से जो है इसी अपने अक्ष पर ही मान लेते हैं कि यह पृथ्वी का अक्ष है और इसी अक्ष पर ही वो क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर ही वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। अपने अक्ष पर ही मतलब कि रुक करके नाच रहा है। तो वो जो नाच रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो भ्रम में है, भ्रमण कर रहा है। जैसे कोई जाए कहीं पे खड़ा हो जाए, इसके बाद अपने खड़े होने के दौरान ही वो चले ना, लेकिन उसी पे नाचता रहे, तो क्या है, भ्रमित हुआ व्यक्ति लगता है। इसे भ्रमण, एक आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है इससे याद करिएगा, तो आपका परिभ्रमण और परिक्रमण निश्चित रूप से आपको क्लियर रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो परिभ्रमण क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, इसको अगर आप लोग जान गए तो इसकी व्याख्या पढ़ करके आप लोग समझ जाइएगा कि किससे मौसम परिवर्तन होता है। इससे आप लोग देखेंगे तो इससे मौसम परिवर्तन होता है, और इससे जो होता है ये दिन रात होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों के सामने है 25वां क्वेश्चन। ठीक है, अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी, तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम बताते हैं, डेविस डब्ल्यू यम ने दिया था। किसने दिया था, डेविस डब्ल्यू यम ने दिया था। ठीक है, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर से पुश करके। आगे चलिए चलते हैं 26वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें 4 विकल्प में से आप लोग देखिएगा कौन सा सत्य नहीं है। नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। दूसरा, नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। तीसरा, नदी पर भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है। चौथा, जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। तो इसमें से आपका जो 26वां है, इसमें से ये सी वाला जो है आपका सत्य नहीं है, क्योंकि नदी का भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम नहीं होती। अगर उसमें भार और बढ़ जा रहा है, यानी कि वो अपने साथ कंकड़ पत्थर और ले करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंकड़ जहाँ पे टकराएगा वो काटेगा ही काटेगा, तो अपर्दन क्षमता कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, बार बार हम कह रहे हैं पुश करके। ठीक है, ये है 27वां क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, कैनेडियन शील्ड में, यहाँ पे नहीं मिलती। पूर्वी अफ्रीका में, यहाँ पे भी नहीं मिलती। साइबेरियाई क्षेत्र में, यहाँ पे भी नहीं मिलती। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि झीलों का देश भी यहीं पे है। तो इस तरह से स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जो है वो जो है ये यहाँ झीलें सबसे अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक, इसमें देखिएगा विश्व में सबसे अधिक झीलें स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अंतर्गत नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, यूके, यूक्रेन आदि देश आते हैं।
साइबेरियाई क्षेत्र के रूप में स्थित है, जो एक हिम क्षेत्र है। संसार का सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क, जो कि आपका -76 डिग्री सेल्सियस है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई झील नहीं होगा। ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जमा हुआ, तो वहाँ पे झील कहाँ पे होगा, क्योंकि बर्फ़ है वहाँ पे। कैनेडियन शील्ड पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में कम झीलें हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो क्या है, आपकी वान झील है। कहाँ पे है, तुर्की में। इसकी खारेपन जो है कितना है, लगभग 350 ग्राम प्रति हजार। इस तरह से आपका जो है खारेपन को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 27वां क्वेश्चन हुआ। चलिए 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। नदी का कार्य पूछ रहा है कि कौन जो है नदी कार्य नहीं करता है। नदी विसर्पण करता है, हाँ करता है। प्राकृतिक बांध बनाता है, हाँ बनाता है। याजू ये कोई काम ही नहीं है, ये इसका नाम है, तो ये काम नहीं है। संदूर का काम नदी नहीं करती है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है इसमें सी का विकल्प आपका उत्तर होगा। कौन सा, सी विकल्प आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे लिखे कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है इन्होंने कि लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने लिखा है लोयस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। तीसरा इन्होंने लिखा है लोयस का सबसे बड़ा जमाव हुआंगहो घाटी में पाया जाता है। चौथा इन्होंने लिखा है लोयस मिसिसिपी घाटी, पेटागोनिया और न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो हैं क्या हैं, सही है। यानी कि सभी के सभी सही जो लग रहे हैं, ये भी ये भी और ये भी। तो इसमें विकल्प चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ मिलता है। आपका डी विकल्प है। ठीक है, जो डी विकल्प है वो सही है। तो इस तरह से आपका ये सही है। अब चलते हैं जो है आगे 30वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा, बार बार ये घुमा देता क्वेश्चन को, हम लोग दिमाग में ये बन जाता है सत्य है, उसी सत्य को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्य नहीं कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन को इतना घुमा देता है कि हम लोग आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। तो उसको ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को कि क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। ठीक, इसके बाद है पृथ्वी की परत सियाल से बनी है, सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक, अगले है इनका जो है सागर तल सीमा से बना है। ठीक है, सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो आप लोग जो है इसमें खुद ही बताइएगा, हम बना दे रहे हैं। देखिएगा, ये होता है सी आल सी मा नी फे। ठीक है, तो सियाल, सीमा और निफे जो है इसी क्रम में मिलते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन सा सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर जो है आपका भूपर्पटी पर सियाल की प्रधानता होती है। ठीक है, इसकी सियाल की प्रधानता होती है, और इसके बाद कोर वाला जो भाग है निकिल और फेरस की होती है। तो अब आप लोग बताइए इसमें कि 30वें क्वेश्चन में क्या है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है,
ये बात सही है, इसको हम बता दे रहे हैं। अधिकांश भाग मेंटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। पृथ्वी की परत ये देखिए सियाल से बनी है, यह भी बात सही है। अगला है सागर तल सीमा से बना है। सागर तल सीमा से बना है, यह भी सही है। अगला देखिएगा सीमा जो है सियाल के ऊपर है, ये भाग इन्होंने कहा कि इसके ऊपर है, तो क्या ये भाग सही है? गलत है, यानी कि आपका ये वाला डी वाला विकल्प गलत है, इसमें कथन गलत है और उत्तर सही है। आपका तीसवां क्या है? डी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं 31वां। कोल शब्द संबंधित है ग्लेशियरों से, नदियों से, भूमिगत जल से, समुद्र की लहरों से। ठीक है, तो इसमें जो है कोल शब्द ये आपका किससे संबंधित है? ग्लेशियरों से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ लीजिएगा। कोल दो पर्वतों के बीच में उपस्थित कटक का सबसे निचला हिस्सा होता है। विश्व में कई कोल प्रसिद्ध हैं। महान हिमालय में उत्तरी कोल यानी उत्तर कोल एवरेस्ट पर्वत और चांगतसे पर्वत के बीच में स्थित है, जिसे हिमानियों ने लाखों वर्षों में बहाकर काट कर बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये है। चलिए 32वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें जो है हम लोगों को क्या दिया है इन्होंने, इसको देखते हैं। बहता हुआ जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। क्या यह बात सही है? अपरदन करता बहता हुआ जल? करता है, तो इसमें इसका मतलब ये वाला सही है, पहला कथन इनका। अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन, भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। तो क्या ये सही है? स्थानीय रूप में ही ग्लेशियर मिलते हैं, पवन चलती हैं, भूमिगत जल रहता है। सही है, क्योंकि ग्लेशियर सब जगह पे नहीं मिलता है। पवनें जो होती हैं सब जगह पे तूफानी रूप में नहीं चलती हैं, और भूमिगत जल भी जो होता है हर जगह पे प्रभावी नहीं होता है। तो इस तरह से ये दूसरा भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही। किस में है? ये आपका सी में है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये वाला भी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो है इसका व्याख्या, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 33। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं। आदर्श स्थिति कहाँ पर पाई जाती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए? भूमध्य रेखीय महासागरों में, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर, उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर, शांत पवन पेटी में। तो इसमें से जो है आप लोग खुद बताइएगा। चलिए हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपका पृथ्वी, और इस तरह से आपका है ये 0 डिग्री लाइन, और इसके बाद ये है 23.5, ये है 23.5, यानी कि ये 23.5 जो है कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो भाग होता है इस तरह से हवाएं चलती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। तो ये हवाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाती हैं। ठीक है, इनका जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, और इन क्षेत्रों में ही जब ये क्या होता है कि जब चक्रवात आते हैं तो उन्हें ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पहली बात क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं कहाँ है, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो चक्रवात भी जाहिर सी बात है यहीं पे आएगा। तो चक्रवात जो आते हैं तो इसी तरह से आते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य जो होता है उत्तरायण की तरफ होता है कर्क रेखा पे, तो क्या होता है कि यहाँ पे ICTZ जो होता है ये और खिसक जाता है उत्तर की तरफ। जब उत्तर की तरफ खिसक जाता है तो ये जो पवनें होती हैं यहाँ पे आती हैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होती हैं, फेरल के नियम के अनुसार अपना मुड़ जाती हैं इधर की तरफ।
जब इधर की तरफ मुड़ जाएंगी तो ये ही क्या होती हैं, अपने किसी भी जो है स्थल के पश्चिमी भाग से टकराती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, चक्रवात आता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भूमध्य रेखीय महासागरों में आते हैं, तो भूमध्य रेखीय महासागरों में आती हैं, ये बात जो है सही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर आती हैं, आप लोग देखें यही सही है। चलिए देख लेते हैं कोई और तो नहीं सही है। उष्ण कटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर आती हैं, पूर्वी तटों पर तो हम लोगों ने नहीं देखा, तो ये तो नहीं सही होना चाहिए। शांत पवन पेटी में आती हैं, तो जहाँ पे शांत है वहाँ पे चक्रवात आने कोई चांस है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा उत्तर सही हो गया, आपका उत्तर जो सही हुआ वो है बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, व्याख्या जरूर। चलिए 34वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है। भूमिबद्ध मतलब भूमि से घिरा हुआ है। आपको इसका बता देते हैं पहले। जैसे कोई देश होता है वो चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ हो, ठीक, और उसका जो कोई भी बॉर्डर जो है किसी सागर से ना लग रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, भूमि आबद्ध देश, यानी कि भूमि से ही बंधा हुआ हो, सागर उसके किसी भी सीमा को ना टच करता हो, सागर हो या महासागर कोई भी हो ना टच करता हो, तो ऐसे देश जो होते हैं भूमि आबद्ध देश होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि आबद्ध है, भूमि आबद्ध कह रहे हैं है। इसमें बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, हंगरी है। इस चारों में से जो है अगर देखा जाए तो ये आपका सी वाला विकल्प सही है, यानी कि हंगरी। हंगरी जो है एक स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री। चलिए इसको पढ़ देते हैं। स्थल अवरुद्ध देश, भूमि आबद्ध देश या लैंड लॉक कंट्री वैसे देश होते हैं जिनकी कोई भी सीमा महासागरों या सागरों से स्पर्श नहीं करती है। वर्तमान में 49 ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो है कजाकिस्तान है, जो यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसी श्रेणी में दूसरा सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश मंगोलिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान है, और दूसरा कौन सा है, मंगोलिया। दोनों के दोनों जो है कहाँ पे हैं, एशिया में ही आपके हैं। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों में यह होगा, ध्रुवों पर यह कितना होगा। तो ध्रुवों पे यह जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, आपका 42%। कितना, 42%। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपके विषुवत रेखा पे जो सूर्य जो चमकता है वो 100% क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक, और जैसे जैसे यह ध्रुवों की तरफ जाने लगता है तो उसकी जो होती है किरणें वो तिरछी होती जाती हैं, इसलिए उनकी सूर्य की उष्मा जो होती है एक तरह से फैल करके उनको मिलती है, तो उतने सूर्य की जो उष्मा होती है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। तो जाहिर सी बात है 100% नहीं प्राप्त होगी तो कितना होगी, तो 42% होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिएगा, यह समताप मंडल में गति करता है, ये तो सही नहीं लग रहा है। दूसरा है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, ये सही है। यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है, यह भी सही है। यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है, यह भी सही है। यानी कि आपका इसमें 36 में आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप लोग देख लीजिएगा
स्टीम के बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है 37वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है? भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के पास। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो कर्क रेखा के पास ग्रहण किया गया सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। वो कैसे, अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है भूमध्य रेखा पे मिलता है, लंबवत जो होती है सूर्य। लेकिन टेम्परेचर कैसे यहाँ पे कर्क रेखा पे कहाँ को प्राप्त हो रही है? तो आप लोग देखिएगा, देखिए ये है 0 डिग्री लाइन, ठीक, और ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब बताइए कि आप लोग को एक इसके पहले एक छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि सबसे जल्दी गर्म होने में अगर देखा जाए तो पानी गर्म होता है या सबसे जल्दी कोई जो ठोस पदार्थ है वो गर्म होगा। यानी कि अभी आपको दिया जाए, आपको टेम्परेचर अगर दिया जाए गर्म करने के लिए दिया जाए तो पानी को दिया जाए और किसी लोहे को दिया जाए तो कौन सा सबसे पहले गर्म हो जाएगा? लोहा सबसे पहले गर्म हो जाएगा और सबसे पहले ठंडा हो जाएगा। पानी बहुत लेट में गर्म होगा और ठंडा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला जो कर्क रेखा पे है, आप लोग देखेंगे ये कर्क रेखा एक तरह से स्थल वाला स्थान है और ये मकर रेखा जहाँ से गुजरती है ये ज़्यादातर जो है जल से गुजरती है। ठीक है, तो स्थल वाला भाग जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा लंबवत यहाँ पे 0 डिग्री लाइन पे मिलती है, फिर भी यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो भाग है ये अधिकांशतः जो है समुद्र वाले भाग से गुजरती है। तो इस वजह से आपका ये कर्क रेखा पर ज़्यादा टेम्परेचर ग्रहण किया जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया जाता है? तो आप लोग लगाइएगा बी वाला। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बढ़िया नॉलेज का जो है एक क्वेश्चन है आपके पास। अब तक सर्वाधिक गर्म स्थान अल अजीजिया था, परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डेथ वैली न्यू कैलिफोर्निया रिकॉर्ड किया गया, यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोधक माना गया है? ग्रहीय पवने जो है उसके लिए एक अवरोधक माना गया है, कौन से है? तो वो है अश्व अक्षांश या मानसूनी पवने या गरजता चालीसा या चीखता साठा। तो इसमें से आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। ग्रहीय पवने जैसे इस तरह से है और ये है आपका इस तरह से, तो ये जो पवने चलती रहती हैं इस तरह से, इधर से इधर, इधर से इधर और फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक, तो ये ग्रहीय पवने हैं। तो इन पवनों की दिशा जो है इस तरह से है, तो इसको कह रहे हैं कि इस पवनों को बाधा कौन डालती है? तो इसमें पवने जो बाधा डालने वाली हैं ये ग्रहीय पवने ये हैं। तो अश्व अक्षांश जो है वो कतई बाधा नहीं डालती है। ठीक, तो ये विकल्प गलत है। दूसरा है गरजता चालीसा। गरजता चालीसा का मतलब ये है कि वही पवने, ये वाली जो पवने होती हैं चलती हैं ग्रहीय पवने, वो हुई तो ग्रहीय पवने ही उसको नहीं बाधा डालती हैं। चीखता साठा भी नहीं डालती है। मानसूनी पवने, ये वाला विकल्प सही है। मानसूनी पवने क्या होती हैं? मानसूनी पवने जो होती हैं ये वाला जो इधर से आ रहा है, बाद में क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है यहाँ पर तो ये इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। अब बताइए इधर से आने वाली पवनों से ये जो है विपरीत हो रही है या नहीं, तो बाधा डालेगी या नहीं? तो इस तरह से ये जो होती हैं बाधा डालती हैं। ठीक है, तो आपका ये विकल्प हो जाएगा बी वाला सही। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हम जो है पढ़ देते हैं।
जो इन्होंने व्याख्या में दिया है। मानसूनी पवनों को ग्रहीय पवनों के लिए अवरोधक माना गया है क्योंकि ये पवनें मौसमी होती हैं, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 महीने सक्रिय रहती हैं। ये मुख्य रूप से हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत में प्रवेश करती हैं। स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य होता है। 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 50 पर प्रचंड 50, 60 पर चीखता 60 के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से जो है आगे इन्होंने लिखा है 10 से 30 के बीच में अक्षांश पर जो वायुदाब होता है वहाँ पे अधिक होता है। जब यहाँ पे वायुदाब अधिक होता है तो इससे क्या होती है, यहाँ पे दशाएं शांत होती हैं। इसी कारण इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ये अश्व अक्षांश का मतलब ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री है और यह है 30 डिग्री, ठीक, ये है आपका 10 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री साउथ, ठीक। अब यहाँ जब मौसम शांत होगा और यहाँ से इधर से कोई हवा आपको नहीं ले जाने वाली होगी, आपका कोई साथी नहीं है, तो अब आप ये बताइए इधर से आपको कोई हवा लेकर के आई और यहाँ पे ले जा कर के छोड़ दी, यहाँ पे अब शांत है, तो अब ऐसे में आप इस वाले क्षेत्र को कैसे पार करेंगे? अगर लोडेड आपका जो है जलयान है, यानी कि आपके जहाज़ों पर लोड अधिक है, तो आप यहाँ पे नहीं पार कर पाएंगे। ऐसे में क्या होता था कि प्राचीन काल में यहाँ पर जो अश्व को ले जाने वाले जहाज़ें होती थी उनको यहीं पे उनको घोड़ों को यहाँ पे उतार के फेंक दिया जाता था समुद्र में, ठीक है। तो समुद्र में फेंक दिया जाता था, इसलिए जो है इस अक्षांश को क्या कहा गया नाविकों के द्वारा? अश्व अक्षांश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा 39वां, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है भूमि है या समुद्री जीव हैं या उल्कापिंड है या ज्वालामुखी है। तो उल्कापिंड का समुद्र से क्या मतलब है? समुद्री जीव जो हैं इनका भी उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी का भी नहीं है। भूमि है, ठीक है। तो भूमि का जो होता है खारेपन से मुख्य कारण जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ देते हैं। समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण भूमि है क्योंकि संसार के सभी नदियां अपने साथ गाद के साथ साथ मृदा में उपस्थित लवणों को भी सागर में उड़ेल देती हैं, जिसके कारण सागर में लवणता या खारापन पाया जाता है। सबसे अधिक लवणता वान झील की है जो तुर्की में स्थित है, 350 ग्राम प्रति हजार पर है। वान झील कर्क रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। सर्वाधिक लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य होती है, 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपका जो होता है वो होता है 20 से 40 और दक्षिणी गोलार्ध में होता है 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि लवणता जो होती है, आप अगर देखेंगे तो ये 0 डिग्री लाइन अगर है तो इससे आप ध्रुवों की तरफ जो जाएंगे तो अधिक होगा और इधर जाएंगे तो कम होगा। इधर से अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम होगा और इधर भी जाएंगे ध्रुवों की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में भी तो भी कम होगा। लेकिन सबसे अधिक आप बताइए कि लवणता कहाँ पे होगी? 0 डिग्री लाइन पर या इससे थोड़ा सा ऊपर? तो इससे थोड़ा सा ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो होता है उतना टेम्परेचर नहीं होता है, ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो होता है 0 से 10 डिग्री के बीच में वर्षा बहुत अधिक होती है। जलवायु विज्ञान आप लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। सुबह से शाम तक मौसम बनता है बढ़िया, 4 बजे बारिश झमाझम होती है। तो इससे क्या होता है कि इस वाले बेल्ट में 10 डिग्री तक के बेल्ट में क्या होता है, यहाँ लवणता कम पाई जाए। 10 के बाद जो होता है इस वाले क्षेत्र में अधिक मिलती है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि 20 से 40 डिग्री नॉर्थ और 10 से 30 डिग्री जो है दक्षिणी वाले भाग में, यहाँ पे लवणता अधिक मिलती है। इसके बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बास जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है, ये बात तो सही है। टोरेस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य स्थित है, ये भी बात सही है। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करती है, तो यह भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित, ये तो नहीं सही है। क्यों? चलिए दिखाते हैं। ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया के इधर आपका हो जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि उत्तर पूर्व में। और इन्होंने क्या कहा है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे है, ठीक। तो न्यूजीलैंड को अलग नहीं करता है, बल्कि यह जो है इसके इस भाग में है। और न्यूजीलैंड का इन्होंने क्या कहा है? पश्चिम में, न्यूजीलैंड के पश्चिम में स्थित। न्यूजीलैंड के पश्चिम में नहीं स्थित है, बल्कि यह उत्तर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के स्थित है। तो यानी कि जो है यह गलत है। तो आपका ए वाला विकल्प कौन सा? डी सही है। आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? शैवाल तल और भित्तियों का, महाद्वीपीय मग्न तटों का, खुले महासागरों का, या ज्वारीय नदी मुखों का? तो इसमें आप लोग बताइएगा। शैवाल तल और भित्तियों का, ठीक है दोस्तों। यानी कि 41 का कौन सा आपका? ए वाला सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? समुद्री गाय, सील मछली, समुद्री शेर और दरियाई घोड़ा। तो इनमें से आपका जो है समुद्री गाय, यह जो है आपका क्या है? शाकाहारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, ये भी बात सही। जितनी ज़्यादा जो है नमक घुले होंगे उसकी लवणता अधिक होगी। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है, ये भी बात सही है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। तो सी वाला विकल्प जो है, अभी अभी हमने इसकी व्याख्या जब किया तब भी हमने आपको क्या बताया कि भूमध्य रेखा के आसपास उच्च लवणता नहीं पाई जाती। क्यों बताया हमने दोस्तों? क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, तो वो हमेशा मेंटेन रखे रहता लवणता को। तो इसमें से आपका ये सी वाला विकल्प जो है ये गलत है, यानी कि उत्तर आपका क्या है? सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का 44वां क्वेश्चन है, जर्मनी में हिमगह्वर को कहा जाता है। उत्तर तो आप लोगों के सामने है ही, बहुत बढ़िया नकल कर लेंगे। इसमें क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं हम। जर्मनी में हिमगह्वर को कार कहा जाता है। ये पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ के पिघलने के बाद कार का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब कोई पर्वत चोटी होती है उस पर जब बर्फ पिघलता है तो इसके बाद का जो दृश्य होता है वो कार के जैसा, उस दृश्य को क्या कहते हैं? हिमगह्वर। उसी हिमगह्वर को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। और आप लोग पढ़ लीजिएगा। 45वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं? यानी कि बरसात के द्वारा सींचे जाते हैं, यानी कि बरसात में वो फसलें होती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? चना है, गेहूं है,
बाजरा नहीं। इसमें से आपका जो है चना और गेहूं नहीं है, ये रबी की फसलें हैं। बाजरा जो है ये है आपकी जो है क्या है, ये फसल है आपकी वर्षा सिंचित, यानी कि तीसरा सही है आपका। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प सही है। आगे चलते हैं 46वें क्वेश्चन पर। उत्तर तो आप लोगों को जल्द जल्द दिख जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको अभी अभी बता दिए थे हम, कजाकिस्तान। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोने का उत्पादन होता है। कालगुरली और कुलगार्डी स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, टिन, मैग्नीज, बॉक्साइट के भी बड़े भंडार हैं। कजाकिस्तान यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कनाडा दूसरे स्थान पर है। अथावास्का झील, ग्रेट बैरियर झील के पास क्रमशः यूरेनियम सिटी और पोर्ट रेडियम हैं, जबकि नाइजर का यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। तो दोस्तों ये अथावास्का झील, ग्रेट बैरियर रीफ झील, ये सभी जो है ग्रेट बैरियर झील, ये सभी झीलें जो होती हैं जो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अमेरिका और कनाडा की सभी झीलें, उनका क्रम, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम भंडार में समृद्ध नहीं है? अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को। मोरक्को नहीं है। अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया ये सभी हैं। मोरक्को कहाँ पे है? ये अफ्रीकन कंट्री है। जैसे आप लोग देखते होंगे अफ्रीका, ये है अफ्रीका आपका। ठीक, तो इस तरह से ये मिस्र हो गया, इस तरह से आपका ये अरब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वाले भाग में, ठीक है, तो इस वाले भाग में आपका मोरक्को है। तो इस तरह से यहाँ पर तेल का जो क्षेत्र है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका मिस्र जो है और इधर अरब कंट्री जो हैं इनके पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका इस वाले पे नहीं है। तो यानी कि अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को और लीबिया इन पे है और मोरक्को वाले भाग में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, ये बात सही है। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, ये भी बात सही है। एस्किमो तेजी से शिकार, आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, हाँ ये भी सही है। एस्किमो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, यह बात भी सही है। यानी कि 48 का जो है ये सभी का सभी सही है। तो विकल्प में सभी है, हाँ यहाँ पे बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला विकल्प जो है यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं 49वें क्वेश्चन पे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 49वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है? आक्सबो, ये घाना में है। हुवर बांध, ये यूएसए में है। ठीक है, कुरोबेगावा बांध, ये जापान में है। ठीक है, बोरेगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका, ये नहीं, यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सिडनी वगैरह को जल की आपूर्ति यहीं से होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब है 50वां, किलिमंजारो पर्वत स्थित है, ये कहाँ पे है? केन्या में, सोमालिया में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में। तो इसको आप लोग बताइएगा कहाँ पे है? तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत जो है वो तंजानिया में स्थित है
और यह पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। किलिमंजारो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज का हमने टारगेट जो 50 रखा था वो टारगेट हम लोगों का पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग धैर्य से देखे होंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश किए होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब हम रेगुलर इस तरह से वीडियो डालते रहेंगे और आप लोगों को जो भी मदद कर सकते हैं अपने कुछ भी नॉलेज से, उसको हम आप लोगों को तक पहुंचाते रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।